बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एबनॉर्मल लेबर। तो ऑलमोस्ट हमने ओप्स के सारे एससीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ एबनॉर्मल लेबर। तो एबनॉर्मल लेबर को पढ़ने से पहले आपने नॉर्मल लेबर वाली वीडियो देख लेनी है, जिसमें मैंने 45 मिनट्स लगाया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया है लेबर के सारे पार्ट्स को। तो वो वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो देख लोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस वीडियो को समझने के लिए। जैसे अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को कम एक्सप्लेन करूँगा और आंसर्स पे ज़्यादा शिफ्ट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं टाइम लगा चुका हूँ इस पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो, सर्विस फुली डायलेटेड हो चुकी है। सर्विस फुली डायलेटेड है और वो प्राइमरी ग्रेविड है। सर्विस फुली डायलेटेड है, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब से लेकर कब तक होती है? लेबर पेन से लेकर फुल डायलेटेशन और सर्विस तक। अब इसकी सर्विस की फुल डायलेटेशन हो चुकी है, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी है और माँ काफ़ी ज़्यादा पुश लगा रही है, फोर्स लगा रही है, लेकिन सेकंड स्टेज आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी कौन सी स्टेज प्रोलॉन्ग हुई है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो चुकी है। क्लियर? सही हो गया? ओके, तो ये आपका पुअर प्रोग्रेस इन लेबर आ जाएगा। जब भी आपको इससे सवाल पूछे व्हाट आर द 3 पीस इन द पुअर प्रोग्रेस इन द लेबर, तो जो पुअर प्रोग्रेस इन लेबर होता है उसमें 3 पीस होते हैं, पावर, पैसेंजर और पैसेज होता है। पावर के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, पैसेंजर में फीटस है और पैसेज के अंदर यूट्रस, सर्विक्स और बोनी पेल्विस आ जाता होता है। क्लियर? सही हो गया? अब ना अब इस केस में देखो कि इस केस में ना जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो प्रोलॉन्ग हो चुकी है। कैसे कब कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो चुकी है? जब प्राइमरी ग्रेविटी में 2 घंटे और मल्टी में 1 घंटा होता है। यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लिख दिया है, तो डट सही कर लेना। प्राइमरी ग्रेविटी में 2 घंटे और मल्टी में क्या होता है? ओके, 1 घंटा होता है। कॉज़ ऑफ प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के क्या कॉज़ होते हैं? 3 में डिवाइड करना है, पावर, पैसेज और पैसेंजर होता है। पावर के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी यूट्राइन डिसफंक्शन होता है, सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया आपको देखने को मिलता होता है। सेकेंडरी इनर्शिया का क्या मतलब है कि जब ना फुल डायलेटेशन हो गई है लेकिन यूट्रस की कंट्रैक्शन वीक हो गई है, इनफेक्टिव वगैरह हो गया, और ये क्यों होती है? डिहाइड्रेशन की वजह से और कीटोसिस की वजह से होती है। क्लियर? जब डिहाइड्रेशन की वजह से, कीटोसिस की वजह से है, तो आपने क्या करना है? रिहाइड्रेशन करनी होती है और ऑक्सीटोसिन आपने देना होता है इन पावर को ठीक करने के लिए। पैसेज में क्या मसला हो सकता है? पैसेज ये हो सकता है कि जो नैरो पेल्विस है, एंट्रॉइड पेल्विस है, और एंट्रॉइड पेल्विस में क्या होता है? डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट आपको देखने को मिलता होता है। एमसीक्यू पॉइंट है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट देखने को मिलता होता है। और इसके कैसे आप मैनेज करोगे? नंबर 1 रोटेशनल फोर्सेप्स या किलान फोर्सेप्स इस्तेमाल कर लोगे। नंबर 2 विंटूज एक्सट्रैक्टर इस्तेमाल कर लोगे या सी सेक्शन कर लोगे। तो किलान फोर्सेप्स है, विंटूज एक्सट्रैक्टर और सी सेक्शन आप कर लोगे। क्लियर? तीसरा पैसेंजर है। पैसेंजर में क्या हो सकता है? ओपी पोजीशन है या मैल प्रेजेंटेशन या मैल पोजीशन है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। थोड़ा-सा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, इसको कैसे मैनेज करते हैं? नंबर 1 आपने माँ को एनकरेज करना है कि वो फोर्स लगाए, एनकरेजमेंट करो। ओके, नंबर 2 आपने लेबर की प्रोग्रेस को देखना है। लेबर की प्रोग्रेस को देखने के लिए क्या करते होते हैं? पार्टोग्राम करते होते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को देखते हैं, फीटस का हेड कितना डिसेंट हो रहा है, लाइकर तो नहीं आ रहा, और कोई माँ के वाटर्स वगैरह को देखते होते हैं। तीसरा आपने रट्टा मारना है कि अगर कीटोन बॉडी ज़्यादा है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो आपने रिहाइड्रेशन करनी है और आपने क्या देना होता है? ऑक्सीटोसिन आपने देना होता है। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने एपिज़ियोटमी करना है। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी होती है। जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है, फोर्सेप्स हो सकती है, विंटूस वगैरह हो सकती है, और लास्ट में आपने सी सेक्शन कर देना होता है। क्लियर? सही हो गया? यानी पावर को ठीक करने के लिए रिहाइड्रेशन और ऑक्सीटोसिन है, पैसेज को ठीक करने के लिए फोर्सेप्स या किलांट फोर्सेप्स है, जिसको रोटेशनल फोर्सेप्स कहते होते हैं, या विंटूज एक्सट्रैक्टर है या सी सेक्शन आप इस्तेमाल करते होते हैं, या फिर एपिज़ियोटमी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चलते हैं। कॉजेज़ ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, हमेशा आपने पावर, पैसेंजर और पैसेज में करके लिखना होता है। क्लियर? इसके बाद मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट हो जाएगी। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर, जिसमें ना अगर ओपी पोजीशन है, ओपी पोजीशन का मतलब है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होती है। क्लियर? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, और ये कौन सी पेल्विस में देखने को मिलती है? प्लैटीप्लॉइड पेल्विस में आपको देखने को मिलती है ओपी पोजीशन। प्लैटीप्लॉइड वगैरह कहते होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया? नहीं, प्लैटीप्लॉइड भी नहीं होती, सॉरी, एंथ्रोपॉइड में आपको ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन देखने को मिलती है। प्लैटीप्लॉइड में तो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन आपको देखने को मिलती होती है। अब क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? ओपी पोजीशन की वजह से आपको लेबर को ऑगमेंट करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट स्टे और सेकंड स्टेज दोनों प्रोलॉन्ग हो जाती है। ओके, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, तो कोरियम नियोनाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा ओपी पोजीशन की वजह से क्या होगा? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? पोस्टपार्टम हैमरेज, टियर हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर, जो लेबर का रट्टा मारे ना कि जो प्राइमरी ग्रेविटी में 12 घंटे और मल्टी में 8 घंटे, अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो प्रोलॉन्ग लेबर करते होते हैं। और प्रेसिपिटस लेबर कब डिफाइन करते हैं? जब 3 घंटों के अंदर ही डिलीवर हो चुका है। कॉजेज़ ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, वंस अगेन आपने इसको 3 में डिवाइड करना है, पावर, पैसेंजर और पैसेज आता है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट स्टेज में मसला है तो पावर में क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो चुकी है, पुअर प्रोग्रेस है, पावर में क्या मसला हो सकता है? लाइक पावर में रट्टा मार लेना कि डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 4 से लेकर 5 होती है पर 10 मिनट, लेकिन डिसफंक्शनल का मतलब है 3 से कम हो गया पर 10 मिनट है। और यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन का मतलब है 5 से ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। अब इसको ठीक कैसे करते होते हैं? मैटरनल रीहाइड्रेशन करते हैं। आपने वजाइनल एग्जामिनेशन हर 2 घंटे के बाद करना होता है। एआरएम करते हैं और ऑक्सीटोसिन देते होते हैं। अगर पैसेंजर में मसला है लाइक सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, ओके, सीपीडी हो चुका है, कैसे पता लगेगा हमें सीपीडी है? मोल्डिंग हो रही है, कैपेट फॉर्मेशन है, लेबर की प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हुई पड़ी है, फीटल
हेड इंगेज नहीं हुआ, लेबर की प्रोग्रेस स्लो हुई पड़ी है डिस्पाइट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, विजाइनल एग्जामिनेशन में मोल्डिंग और कैपुट है, हेड पुअरली अप्लाइड टू द सर्विक्स और हीमाचुरी आपको देखने को मिलता है। तो ये सैफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता होता है। और सीपीडी को ठीक करने के लिए क्या करते होते हैं, हमने ऑक्सीटोसिन देना होता है, लेकिन प्राइमरी मल्टीपैरस में इस्तेमाल नहीं करते होते। इसके अलावा पैसेंजर है, बल्कि पैसेज है। पैसेज में क्या मसला हो सकता है, स्मॉल पेल्विस है, कोई फाइब्राइड है, सर्वाइकल डिस्टोशिया है, क्लियर। सर्वाइकल डिस्टोशिया सीवियर सकारिंग की वजह से हो सकता है ड्यू टू कोन बायोप्सी। तो आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन है, अगर कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट है, डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चाहे प्राइमरी सेकेंडरी है, तो आपने रीहाइड्रेशन करनी होती है। ओके, पेन को रिलीव करना होता है, ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूजन देनी होती है और एआरएम आपने करना होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। सीपीडी का कैसे पता लगेगा, सजेस्टिव ऑफ सीपीडी। तो नंबर 1 फीटल हेड की एंगेजमेंट डाउन, नंबर 2 लेबर काफी स्लो है, प्रोग्रेस स्लो है या अरेस्टेड है डिस्पाइट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। नंबर 3 विजाइनल एग्जामिनेशन में मोल्डिंग या कैपुट है, हेड पुअरली अप्लाई टू द सर्विक्स है और हीमाचुरिया देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन मैनेजमेंट ऑफ सीपीडी। ओके, अगर ना मेल पोजीशन है तो वो तो रोटेशन से ठीक हो जाती है, लाइक वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर में कन्वर्ट हो जाती है, और आपने ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल करना होता है प्राइमरी में, लेकिन मल्टीपैरस में तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते होते, वरना अदरवाइज यूट्राइन रप्चर हो सकता है। इसके बाद लेबर की प्रोग्रेस को देखने के लिए पार्टोग्राम करते हैं। पार्टोग्राम कब फिल करते हैं, एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, करेक्शन ऑफ डिले इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर पावर में मसला है तो आपने क्या करना होता है, मेंटेनल रीहाइड्रेशन करनी होती है, जनरल एग्जामिनेशन हर 2 घंटे के बाद करना होता है, एआरएम करना होता है, ऑक्सीटोसिन देना होता है। अगर सीपीडी है, ओके, सीपीडी में भी आपने जनरल एग्जामिनेशन करना होता है, जिसमें मोल्डिंग या कैपुट मिलती होती है, हेड पूली अप्लाई टू द सर्विक्स होता है, क्लियर। फिटल हेड इंगेज नहीं होता, प्रोग्रेस स्लो होती है इन केस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और इसकी मैनेजमेंट क्या थी, ऑक्सीटोसिन थी, तो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने पार्टोग्राम के बारे में बात की है, तो 3 एब्नॉर्मल पार्टोग्राम आपको देखने को मिलती है। अब इसको रट्टा मार लेना, पहला है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज, दूसरा प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर, तीसरा सेकेंडरी अरेस्ट है। तीनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जो प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज होता है, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज का मतलब है लेटेंट फेज का टाइम ज़्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम है। लेटेंट फेज 3 से लेकर 8 घंटे की होती है और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आती है। लेटेंट फेज प्राइमरी पैरस में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इन शॉर्ट, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कब लेबर करेंगे, अगर सर्विस की डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर से कम है। ओके, लेटेंट फेज की डेफिनेशन ये होती है 3 से लेकर 4 तक होती है, लेकिन अगर 3 से कम है। नंबर 2 एक्टिव फेज स्टार्ट नहीं हुआ। नंबर 3 डायलिटेशन ड्यूरेशन 20 घंटों से ज़्यादा हो गया प्राइमरी में, और मल्टी में 14 घंटों से ज़्यादा का, ठीक हो गया। तो प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कब लेबल करते हैं, 2014 और सर्विस की डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर से कम है और एक्टिव फेज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। व्हाट आर द कॉजेज, तो कॉजेज क्या हो सकते हैं, लाइक कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस में डिले हो चुका है जिसकी जो कि सर्विस की सॉफ्टनिंग और रिफेसमेंट कराता था, या कॉन्ट्रैक्शन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ओके, हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब फ्रीक्वेंसी इनएडिक्वेट है, हाइपरटोनिक का मतलब है हाई इंटेंसिटी है लेकिन कोई ड्यूरेशन खराब है। मैनेजमेंट क्या होती है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज की, ओके, इसमें आपने एनाल्जेसिया देना होता है, इसका निमोनिक है एआरएम, एनाल्जेसिया, रीअश्योरेंस और मोबिलाइजेशन करना है, और लेटेंट फेज में कभी भी ऑक्सीटोसिन या एआरएम नहीं देना होता अगर पुअर प्रोग्रेस है, ठीक हो गया। तो प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, इसके बाद है प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर है, प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर को प्राइमरी अरेस्ट भी कहते हैं। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज में मसला था लेटेंट फेज के अंदर, अब मसला है एक्टिव फेज और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। अब कब डिफाइन करोगे, इसमें सर्विस की डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज में 3 सेंटीमीटर से कम की थी। प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज में एक्टिव फेज स्टार्ट नहीं हुआ था, प्राइमरी डिसफंक्शनल में एक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सर्विस की डायलिटेशन 1 सेंटीमीटर पर आवर से कम है, या सर्विस की डायलिटेशन 4 घंटों में 2 सेंटीमीटर से कम है, तब लेबर करते होते हैं। क्या काज होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनएफेक्टिव है, ठीक हो गया। ओके, और मैनेजमेंट क्या होती है इस केस में, आपने क्या करना होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ऑक्सीटोसिन देना होता है। ओके, इन शॉर्ट, अगर लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग हुआ तो आपने एआरएम और ऑक्सीटोसिन नहीं देना होता, और अगर आपका प्राइमरी अरेस्ट है तो आपने इस केस में एआरएम और ऑक्सीटोसिन आपने देना होता है। एआरएम क्या है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। इसके बाद सेकेंडरी अरेस्ट होता है। सेकेंडरी अरेस्ट का क्या मतलब होता है कि इनिशियली एक्टिव फेज बिल्कुल सही सही जा रहा था, लेकिन जैसे ही हुआ 7 सेंटीमीटर की डायलिटेशन हो गई तो वो रुक गया अचानक, 7 सेंटीमीटर की डायलिटेशन पे आके रुक गया। तो मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है, ओके, सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है, लाइक फीटल मैलपोजिशन, मैलप्रेजेंटेशन, सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने आईवी ऑक्सीटोसिन देना होता है अगर कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट है। ओके, फिर आपने देखना है हेड की एंगेजमेंट है या नहीं, अगर हेड की एंगेजमेंट नहीं है तो आपने इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना होता है, और अगर हेड एंगेज हो चुका है तो आपने फोर्सेप्स या वैक्यूम डिलीवरी करनी होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा तीनों पैटर्न, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज, प्राइमरी अरेस्ट और सेकेंडरी अरेस्ट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन, अगर कोई फीटल कंप्रोमाइज या मैल प्रेजेंटेशन मैल पोजीशन उस केस में आपने सी सेक्शन करना होता है। इसके बाद प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज है तो हो जाएगा। फुटलिंग ब्रीच में देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन रप्चर हुई हुई है, ओके, और फीड पाल्पेबल थ्रू द सर्विक्स है, तो ये फुटलिंग ब्रीच होती है। ब्रीच 3 तरह की होती है, ओके, कौन सी 3 तरह की होती है, ओके, एक्सटेंडेड होती है जिसको फ्रैंक बोलते हैं, फ्लेक्स्ड हो सकती है जिसमें फ्लेक्स होता है, और तीसरा क्या होता है, फुटलिंग होता है। फुटलिंग कभी भी डिलीवर नहीं हो पाती। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमेटिक डायमीटर होता है, ठीक है, सब ऑक्सीपिटल ब्रैगमेटिक कंप्लीटली फ्लेक्स पोजीशन में देखने को मिलता है। पोजीशन व्हाट
कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। इसके अलावा और डायमीटर आपको बता देता हूँ, सब एंटोब्रैगमेटिक ये कंप्लीट हाइपर एक्सटेंशन में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर, यानी फेस प्रेजेंटेशन में होता है, दोनों में डायमीटर 9.5 होता है। जबकि मेंटो वर्टिकल ये ब्रो प्रेजेंटेशन में होता है, एक्सटेंडेड पोजीशन होती है, सबसे बड़ा डायमीटर 13 सेंटीमीटर का इसी में देखने को मिलता होता है, क्लियर। उसका आपने हमेशा सी सेक्शन से डिलीवर करना होता है। इसके बाद चलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर है। इंडक्शन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? प्लांट इनिशिएशन ऑफ लेबर प्रायर टू इट्स ऑनसेट। ऑनसेट से पहले आपने लेबर को इनिशिएट कर देते होते हैं। 15 टू 25 प्रेगनेंसी में देखने को मिलता होता है, क्लियर। इंडिकेशन क्या होती है? अगर पोस्टम प्रेगनेंसी आपने इसमें करना होता है, पोस्टम प्रेगनेंसी का मतलब है 42 वीक से ज़्यादा किया है, या अगर प्रोम हो चुका है, प्रोम के आपने 24 आवर्स के बाद आपने इंडक्शन ऑफ लेबर कर देना होता है, क्लियर, ताकि कोरियम नेलाइटिस ना हो सके। डायबिटीज मेलाइटिस में, प्रीक्लैम्सिया में और ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में, ओके। डायबिटीज, ओके, यानी प्रीक्लैम्सिया, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस और डायबिटीज या प्रीक्लैम्सिया, इन सब में आप इंडक्शन ऑफ लेबर 38 वीक्स पे करते हैं। इसके अलावा एफजीआर है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? प्लेसेंटा प्रीविया, सीवियर फीटल कंप्रोमाइज है, या डिटोरिएटिंग मैटरनल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एपीएच है, प्रीक्लैम्सिया, कार्डिक डिजीज होता है, ओके। और ये चेक करने के लिए कि इंडक्शन ऑफ लेबर होगा या नहीं होगा, तो एक स्कोर यूज करते हैं, बिशॉप स्कोर। अगर 8 से ऊपर है तो फेवरेबल सर्विक्स है, 8 से कम है तो अनफेवरेबल सर्विक्स होता है। अब इसका स्कोर को रट्टा मारना निमोनिक डीएलसीपीएस होता है, डी से डायलेटेशन, एल से लेंथनिंग, सी से कंसिस्टेंसी, या पी से पोजीशनिंग और एस से स्टेशन है। अब इसको याद कैसे करना होता है? अब इसमें रट्टा मारने के हर एक वेरिएबल के ना 0 1 2 3 होता है। अब जो स्टेशन होता है उसको रट्टा ऐसे मारने के, ओके। अब 0 1 2 3 आपने उसको उलट कर देना है, यानी जो 0 होता है, ओके, यानी 0 स्कोर कब लेबल करोगे? जब स्टेशन -3 होगा, -3, -2, -1 और प्लस में आना शुरू हो जाएगा। यानी आपने ना 0 1 2 3 को उल्टा कर दिया, 3 2 1 कर दिया, तो स्टेशन हो जाएगा। पोजीशन को कैसे रट्टा मारना है? टोटल स्कोर 13 होता है। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन को रट्टा मारने के लिए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को रट्टा मारना है, पीसी है, पोस्टीरियर, सेंट्रल, एंटीरियर और आखिरी वाला कुछ भी नहीं है। इसके बाद रट्टा मारना है, डायलेटेशन पे आ जाते हैं। डायलेटेशन को रट्टा मारना है 0 1 2 3 4 5 1 0 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। इसके बाद आपका आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को रट्टा मारना है मेमोनी का फेमस, ओके। जो फेमस है और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये 3 तक नहीं जाते होते, लाइक 3 स्कोर इसमें देखने को नहीं मिलता। फेमस है एफएमएस, एफ से क्या होगा? फर्म होगा, एम से मीडियम होगा, एस से सॉफ्ट होगा और लास्ट लेंथनिंग है। लेंथनिंग को रट्टा मारना है कि अगर 2 से ज़्यादा हो तो 0 होती है, ओके। अगर 2 से लेकर 1 है तो 1 आ जाएगी, अगर 1 से लेकर 0.5 है तो आपका 2 आ जाएगा, और 0.5 से कम है तो 3 आ जाएगा। इसके बाद मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर है। सबसे पहले क्या करते होते हैं? एमनियोटमी करते होते हैं। एमनियोटमी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करा देते होते हैं, ओके। अगर इससे ठीक नहीं हो रहा तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर ऑक्सीटोसिन आपने स्टार्ट करना होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सर्वाइकल राइपनिंग के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड होते हैं। इंट्रावेजाइनल इंसर्ट करते होते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स के अंदर। जो वेजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वेजाइनल डिलीवरी को बढ़ा देते हैं विदिन द 24 आवर्स है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। ये भी सर्विस में प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ा देता होता है, ओके। ये आपने कब इस्तेमाल करना होता है ऑक्सीटोसिन को? जब मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है खुद ब खुद, या एआरएम के बाद आपने स्टार्ट करना होता है, आपने लो डोज आपने देनी होती है। इसके अलावा अब मेम्ब्रेन स्वीपिंग कर सकते हैं। मेम्ब्रेन स्वीपिंग में ग्लव फिंगर होती है, थ्रू द सर्विस होती है, उसको रोटेट करते होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। कब क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए? नंबर 1 सर्विस को डायलेट होना चाहिए, नंबर 2 टर्म प्रेगनेंसी होना चाहिए, नंबर 3 प्लेसेंटा प्रीविया नहीं होना चाहिए, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? माइफेप्रिस्टोन, माइज़ोप्रोस्टोल है। ये आप किसके लिए करते होते हैं? आईयूडी के लिए करते होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर है। इंडक्शन ऑफ लेबर की वजह से ज़्यादा पेन होगा, ज़्यादा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लगाना पड़ेगा, सी सेक्शन हो जाएगा, फेल होने की वजह से कोड प्रोलैप्स हो जाएगा, ओके। इफ एआरएम इज परफॉर्म्ड बिफोर फीटल हेड एंगेजमेंट है, यानी अगर फीटल हेड एंगेजमेंट से पहले ही आपने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा दिया तो कोड प्रोलैप्स हो जाएगा, यूट्राइन रप्चर हो सकता है अगर सी सेक्शन पहले हुआ है, और यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन 5 से ज़्यादा हो गई है 10 मिनट के अंदर, जिसकी वजह से फीटल कॉम्प्रोमाइज ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। इसको कैसे ठीक करना है? टोकोलिटिक से, बीटा 2 एगोनिस्ट वगैरह से आपने ठीक करना होता है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद बिशॉप स्कोर, ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के क्या साइंस होते हैं? माँ एग्जॉस्टेड होती है, एंशियस हो जाती है, रिलैक्स नहीं कर पा रही होती, डिरेंज वाइटल साइन होते हैं, लाइक थ्रेडी रैपिड पल्स है, फेब्राइल होता है, डिहाइड्रेशन और ड्राई टंग आपको देखने को मिलती है, कीटोन बॉडीज आपको देखने को मिल सकती है। कॉजेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, वंस अगेन 3P में डिवाइड करना है। पावर, पैसेंजर, पैसेज है। पावर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई, एटोनिया, ओके। पैसेज में क्या मसला हो सकता है? लाइक आपका सर्वाइकल डिस्टोशिया आ जाएगा, यूट्राइन नॉर्मली है, ओके, एंड राइट पेल्विस है, और जबकि आपका या पेल्विक मैस है। जबकि फीटस में क्या हो जाएगा? मैल पोजीशन, मैल प्रेजेंटेशन, फीटल मैक्रोसोमिया। मैनेजमेंट क्या होता है? सिजेरियन सेक्शन होता है। इसके बाद ऑपरेटिव डिलीवरी में चलते होते हैं। पहला पेरिनियल टियर है, ओके, पेरिनियल ट्रॉमा। पेरिनियल ट्रॉमा क्या कब होता है? जब बेबी का हेड वेजाइनल ओपनिंग से पास हो रहा है, तो या तो बेबी का हेड इतना बड़ा है कि बेबी का हेड बहुत ज़्यादा बड़ा है कि वजाइना स्ट्रेच सही से नहीं हुई, या बेबी का हेड ठीक है लेकिन वजाइना नॉर्मली स्ट्रेच नहीं हो सकी, ओके, ठीक हो गया। बेबी का हेड बड़ा है या फिर वजाइना स्ट्रेच नहीं हो सकी, इस वजह से देखने को मिलता है। जो पेरिनियल टियर होता है ना, पेरिनियल टियर, इसकी आपको कुछ ग्रेडिंग आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट डिग्री में स्किन होती है, सेकंड डिग्री में पेरिनियल मसल इन्वॉल्व होते हैं, थर्ड डिग्री में एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होते हैं। 3A 3B एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के लिए है। 3A का मतलब है लेस देन 50%, 3B का मतलब है मोर देन 50%, 3C का मतलब है दोनों एक्सटर्नल एनल है, और 4 डिग्री का क्या मतलब होता है? ओके, स्फिंक्टर के साथ रेक्टल म्यूकोसा भी आना शुरू हो गया और पेरिनियल फेशिया भी आ
गया। ओके, ठीक हो गया। मैनेजमेंट क्या होती है पेरिनियल टियर की? सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने पहले ये चेक करना है कि ओके, डिलीवरी के बाद आपने करना होता है, ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ रिपेयर है कि आपने ये देखना है कि ग्रेडिंग क्या है। ओके, फर्स्ट डिग्री टियर है तो आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना और सिंपल सुचरिंग इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। अगर थर्ड डिग्री का तब क्या मैनेजमेंट होती है? सबसे पहले क्या करना है, एनाल्जेसिया देना होता है। नंबर 2, टैम्पून या पैड लगाने होते हैं वजाइना में ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो। नंबर 3, आपने कट्स या लैसिरेशन को देखना होता है। ओके, और इसके बाद आपने हमेशा उसको रेट्रोग्रेड आपने इंस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, पहले अगर रेक्टल म्यूकोसा डैमेज है तो सबसे पहले आपने रेक्टल म्यूकोसा को रिपेयर करना है। अगर फिर एनल स्फिंक्टर की बारी है, फिर आपने रिपेयर करना होता है एनल स्फिंक्टर के बाद वजाइना की म्यूकोसा को कैसे रिपेयर करोगे? कंटीन्यूअस रैपिडली एब्जॉर्बेबल सुचर इस्तेमाल करोगे। फिर आपने मसल की लेयर को क्लोज करना है। कौन से मसल होते हैं? पेरिनियल के मसल होते हैं। फिर स्किन को क्लोज करना है इंटरप्टेड से या क्लोज कंटीन्यूअस सुचर से। फिर वजाइनल एग्जामिनेशन करना है, कोई टियर मिस तो नहीं हो गया। फिर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है कि स्फिंक्टर नॉर्मल तो नहीं है या नॉर्मल है या नहीं, और पैड्स लगाना और टैम्पून को रिमूव कर देना है। क्लियर, और एनाल्जेसिया दे देना है। इन शॉर्ट, आपने रिट्रोस्पेक्टिव मैनेजमेंट करनी होती है। पहले रेक्टल म्यूकोसा को ठीक किया, फिर एनल स्फिंक्टर को ठीक किया, फिर मसल को ठीक किया, फिर पेरिनियल फेशिया को ठीक किया, फिर आपने पैड्स को निकाल दिया और फिर आपने एनाल्जेसिया दे दिया। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओके पेरिनियल टियर है, पेरिनियल टियर है ना, पेरिनियल टियर की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक है, हिप है, हेमरेज, इन्फेक्शन, परफोरेशन है। और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस है, डिस्पैरोनिया और रिस्क ऑफ रिकरेंस होती है। एपिजियोटमी के दो इंडिकेशन रट्टा मान लेना। एपिजियोटमी की जो डब्ल्यूएचओ की इंडिकेशन होती है, अगर कोई फीटल डिस्ट्रेस उसमें करते होते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी है, वजाइना की डिलीवरी कर रहे हो लेकिन वो कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, कैसे कॉम्प्लिकेट हो गई है? ओके, या तो आप फोर्सेप्स या विंटूज से कर रहे थे, या शोल्डर डिस्टोशिया वाली करवा रहे थे, या ब्रीच वाली करवा रहे थे, या लोअर जेनिटल ट्रैक में कोई सकारिंग है, कोई फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, या कोई हील्ड थर्ड और फोर्थ डिग्री टियर है। यहाँ पे क्या लिखी हुई है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव है। एब्सोल्यूट में कोई प्रीवियस पेरिनियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई है या कोई प्रीवियस pelvic फ्लोर की सर्जरी हुई है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी या pelvic फ्लोर की हुई है। रिलेटिव में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वजाइनल डिलीवरी है या कोई फीटल डिस्ट्रेस लाइक ब्रेस्ट डिलीवरी, शोल्डर डिस्टोशिया, फोर्सेप्स या विंटूस होता है। जो एपिजियोटमी होती है दो तरह की होती है, मिड लाइन और मीडियो लैटरल होती है। क्लियर, जो मिड लाइन होती है ना, इसमें ब्लड लॉस कम से कम होता है। ओके, ईजी टू रिपेयर होता है। ईजी टू रिपेयर है तो मतलब हीलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, पेन भी कम से कम होता है। ओके, ये आपने रट्टा मार लेना होता है, और डिस्पैरोनिया के चांसेस कम आपको देखने को मिलते होते हैं। इसको ऑपोजिट कर दो तो आपका मीडियो लैटरल बन जाता होता है। मीडियो लैटरल में बस एक बात रट्टा मार लेना, मीडियो लैटरल में सबसे जो काम की चीज़ है, लैटरल जा रहे हो ना, जिसकी वजह से क्या होगा? एनल स्फिंक्टर की इंजरी कम से कम होगी। दैट इज़ व्हाई रिकमेंडेड इंसिजन ये वाला देते होते हैं। लेकिन जो बाकी सब चीज़ें ना, मिड लाइन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ब्लड लॉस कम से कम है, ईज़ी टू रिपेयर है, हीलिंग सबसे अच्छी हो जाती है। ओके, डिस्कन्टिन्यूया कम से कम होता है, लेकिन एनल स्फिंक्टर की इंजरी आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, सही हो गया? ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, और इसके जो स्टेप्स ऑफ स्यूचरिंग है, जो एपिजियोटमी होता है, ये क्या होता है? ये आपका सेकंड डिग्री टियर होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे? वजाइना की म्यूकोसा को ठीक करोगे कंटीन्यूअस एब्जॉर्बेबल सूचर से, फिर पेरिनियल मसल को ठीक करोगे, स्किन को रिपेयर करोगे और इनर स्फिंक्टर को देख लोगे। इसके बाद ऑपरेटिव वजाइना डिलीवरी है, फोर्सेप्स से कर सकते हैं, वेंटूस से करते होते हैं। अब इसका कुछ सेफ्टी क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल निमोनिक या फोर्सेप्स, एफ से क्या होगा? फुली डायलेटेड सर्विस होगा, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट कर देना होता है। फॉर एग्जांपल हेड लेस देन 1/5 पाल्पेबल है, एंगेजमेंट हो जाए। आर से क्या होता है? आर से क्या होता है कि रप्चर, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए। सी से क्या होता है? कंसेंट, सी से कंसेंट है, सी से कैथेटराइजेशन करनी है ब्लैडर की। ओके, या और एक और सी से क्या होगा? चेक इंस्ट्रूमेंट्स प्रायर टू द एप्लीकेशन। फिर ई है, ई से आपने एक्सप्लेन करना प्रोसीजर को, ए से आपने एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देना होता है और ब्लैडर को एम्प्टी करना होता है। पी से क्या होगा? पेन को रिलीव करना होता है। ओके, ठीक हो गया। पी से क्या होगा? पेन की रिलीफ है। प्रेजेंटेशन को, पोजीशन को चेक करना होता है। पेन को रिलीव कैसे करोगे? एनेस्थीसिया से। और पावर को चेक करोगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखने के लिए। क्लियर, और एस से क्या होगा? एस से आपने क्या करना है? स्टेशन को कंफर्म करना होता है। स्टेशन आपका प्लस के अंदर होना चाहिए और आपने सीनियर की हेल्प लेनी होती है। तो निमोनिक या फोर्सेप्स। ओके, फुली डायलेटेड सर्विस, ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट किया, रप्चर मेम्ब्रेन है, कंसेंट, कैथेटराइजेशन, चेक इंस्ट्रूमेंट है, एक्सप्लेन किया, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया, एग्जामिन जेनिटल ट्रैक है। पी से प्रेजेंटेशन, पोजीशन, पावर को देखो, प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेप्स और एस से स्टेशन और सीनियर हेल्प को बुला लिया। ओके, ठीक हो गया। अब एक बात रट्टा मार लेना, जो फोर्सेप्स डिलीवर एंड फोर्सेप्स, फोर्सेप्स क्या होता है? ये क्या होता है? फोर्सेप्स ये आपका बेबी फ्रेंडली होता है, यानी माँ को नुकसान पहुंचा देता है। लाइक थर्ड और फोर्थ डिग्री टीयर करा सकता है, ट्रॉमा करा सकता है, और कहने का मतलब है कि पीपीएच करवा सकता होता है। जबकि जो विंटूस वाला होता है, ये क्या होता है आपका? कहने का मतलब है विंटूस वाला हम कह सकते हैं कि ये मदर फ्रेंडली होता है, यानी बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। बेबी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ये हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ सकते हैं। यानी विंटूस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? विंटूस में क्या हो सकती है? माँ में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? जेनिटल ट्रैक ट्रॉमा हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। फीटल में क्या देखने को मिल सकती है? एडिमटस स्किन बम्प हो जाएगा, जिसको शिग्नॉन कहते होते हैं। ओके, और क्या देखने को मिल सकता है? सैफ्लो हेमाटोमा देखने को मिल सकता है, रेटिनल हैमरेज है, और वाइटल इंजरी है, इंट्राक्रैनियल हैमरेज है, और सब गिलियल हेमाटोमा आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ये फीटल और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। ओके, फेशियल नर्व की पाल्सी भी हो सकती है। क्लियर, सही हो गया। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ फोर्सेप्स से विंटूस
को, ओके। तो आपने रट्टा मार लेना कि जो है ना विंटूज़, इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये फीटल ट्रॉमा ज़्यादा करवाता है, सेफलो हेमाटोमा, और ये माँ को ज़्यादा कंसर्न्स करवा देता होता है, और फिर सेफलो हेमाटोमा की वजह से क्या होता है, स्काल्प की ब्लीडिंग हो सकती है। बस रट्टा मार लेना, जो विंटूज़ होता है ना वो मदर के लिए सेफ होता है, जो फोर्सेप्स होता है बेबी के लिए सेफ होता है। और एक और बात रट्टा मार लेना कि जो है ना ये कब करते होते हैं, कब प्रेफर करते हैं, विंटूज़ या फोर्सेप्स होता है, जब सेकंड स्टेज में डिले हो जाए। नंबर 2, फीटल डिस्ट्रेस आ रहा है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, या कोई मेंटल कंडीशन है जिसमें आपको शॉर्ट सेकंड स्टेज चाहिए, लाइक कार्डियक डिजीज या रिस्पिरेटरी डिजीज है। और विंटूज़ आपने कब नहीं करनी होती, फॉर एग्जांपल फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, जेस्टेशनल एज 34 से कम है, उस केस में आपने नहीं करनी होती। क्लियर, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। जबकि 34 वीक से पहले हम कर सकते होते हैं। इन शॉर्ट, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, और अगर जेस्टेशनल एज 34 से कम है तो आपने विंटूज़ नहीं करनी, फोर्सेप्स कर सकते होते हैं। और क्या जनरल इंडिकेशन होती है, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, फीटल डिस्ट्रेस हो गया सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, या मेंटल कंडीशन है जिसमें शॉर्ट सेकंड स्टेज चाहिए, फॉर एग्जांपल कार्डियक डिजीज या रिस्पिरेटरी डिजीज है, ओके। इसके बाद चलते हैं प्री टर्म लेबर है। प्री टर्म लेबर को डायग्नोस करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, फॉर एग्जांपल 37 वीक से कम का जेस्टेशनल एज चाहिए, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चाहिए 20 मिनट्स में तकरीबन आने चाहिए, 4 आने चाहिए, या फिर 60 मिनट में 8 आने चाहिए, डायलिटेशन 2 सेंटीमीटर से ऊपर की होनी चाहिए, इफेसमेंट 80% से ऊपर होनी चाहिए, लेंथनिंग 2.5 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, और सर्विस की कोनिंग फनलिंग देखने को मिले, प्रेशर हेडेक आपको देखने को मिले, ओके। तो ये आपका प्री टर्म लेबर आ जाएगा। प्री टर्म लेबर में आपने स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या करा लोगे, मेन जो इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, कोरियम नेटास को रूल आउट करोगे, कैसे कराओगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, वेजाइनल स्वैब करा लोगे, फीटस को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटीजी करा लोगे। स्पेसिफिक टेस्ट जो कि किसके लिए करते होते हैं, अल्ट्रासाउंड और फीटल फाइब्रोनेक्टिन, ये तो प्रीडिक्शन के लिए करते होते हैं प्री टर्म लेबर की, लाइक फीटल फाइब्रोनेक्टिन अगर ज़्यादा मिले 4 नैनोग्राम से ज़्यादा, अल्ट्रासाउंड के अंदर सर्विस की लेंथ क्या हो, ओके, 2.5 सेंटीमीटर से कम की देखने को मिले, और साथ में और क्या देखने को मिले, फनलिंग देखने को मिले, तो ये प्रिडिक्शन करते हैं प्री टर्म लेबर की। और स्पेसिफिक टेस्ट कौन से होते हैं, नाइट्रोजन टेस्ट होता है, इसके अलावा आपने रट्टा मारना फर्न टेस्ट होता है, नाइट्रोजन टेस्ट होता है, फर्न टेस्ट होता है। नाइट्रोजन टेस्ट में क्या होता है, येलो पेपर नाइट्रोजन वाला डालते हैं, अगर वो ब्लू हो जाता है इसका मतलब वो लाइकर था। और फर्न टेस्ट में क्या होता है, पोस्टीरियर बॉडी से फ्लूइड लेते होते हैं, और अगर ये सूख जाए 10 मिनट के बाद और फर्न्स पैटर्न देखने को मिले, इसका मतलब है प्रोम हो चुका है, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर मेम्ब्रेन है। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है प्री टर्म डिलीवरी की वजह से, माँ में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एक तो मेम्ब्रेन से रप्चर होने की वजह से हो सकती है, मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो कोरियम न्यूनाइटिस हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज और एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। फीटस में क्या हो सकता है, सारी प्री मैच्योरिटी वाली कॉम्प्लिकेशन, लाइक प्री मैच्योरिटी हो सकता है, आरडीएस हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग एंटीरियोकोलाइटिस, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है, और न्यूनेटल जॉन्डिस आपको देखने को मिलता होता है। प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट कैसे करते होते हैं, आपने प्रिडिक्शन कैसे करनी है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या होता है, आपने ना शॉर्ट सर्विस को देखना होता है, अगर सर्विस की लाइन 2.5 सेंटीमीटर से कम की है एट द 16 टू 24 वीक्स, तो इसका मतलब है प्री टर्म लेबर होने वाला है। और फीटल फाइब्रोनेक्टिन कराते होते हैं 22 से लेकर 36 वीक के अंदर। और प्रिवेंशन कैसे करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन से करते हैं, और सर्वाइकल से इलाज करते होते हैं, ट्रांसवेजाइनल से या ट्रांस एब्डोमिनल रूट से। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इंडिकेशन क्या होती है, मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है, या मल्टीपल प्री टर्म बर्थ है।